तिरंगा सिर्फ हमारी शान नहीं, हमारी पहचान है। भारत की मिट्टी से जुड़ा हर दिल हिंदुस्तान है। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आइए, आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक लेकर आए हैं, दैट इज मनी सप्लाई। और ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो बिल्कुल नहीं है। इस मनी सप्लाई को हम विद डायग्राम्स हम समझेंगे और एक्चुअल में बहुत ही व्यवहारिक तरीके से प्रैक्टिकली, क्योंकि देखा जाता है जो मनी सप्लाई वाला टॉपिक है प्रैक्टिकली हम नहीं देख पाते, इसको समझ नहीं पाते। लेकिन आज हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम इस सेगमेंट को, मनी सप्लाई को प्रैक्टिकली समझें। तो यहां पर हमारा आज का टॉपिक रहेगा मनी सप्लाई। ठीक है, मनी सप्लाई। एंड व्हाट इज मनी सप्लाई? द पॉइंट इज दैट, यहां पर ये पॉइंट समझ में आपको आना चाहिए कि जो मनी सप्लाई है इसके कुछ एग्रीगेट्स हैं, एग्रीगेट्स जो कि आरबीआई ने डिसाइड किए हैं। और ये एग्रीगेट्स आपके हैं M1, M2, M3 एंड M4, यानी कि 4 टाइप्स के हमारे एग्रीगेटर्स हैं। और ये एग्रीगेटर्स दिखाते हैं कि आरबीआई कैसे पूरी मनी की सप्लाई को कंट्रोल करता है इन 4 फॉर्मूले के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम कुछ इमेजेस कवर करेंगे, जैसे M1 है, M2 है, M3 एंड M4। ये 4 टाइप्स ऑफ इमेजेस हैं जो कि आरबीआई कंट्रोल करता है, हमारी मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए यूज करता है। इन एग्रीगेटर्स को पढ़ने से पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि हमारा मुद्रा आपूर्ति का जो मापन है, यानी मेजरमेंट जो है मुद्रा आपूर्ति का जो मापन है या मेजरमेंट है, ये 2 प्रकार की विधियों से किया जाता है। कौन कौन सी 2 विधियां हैं, उन 2 विधियों को समझते हैं। एक तो आता है केंद्रीय बैंक लेखांकन विधि। ठीक है, केंद्रीय बैंक लेखांकन विधि, केंद्रीय बैंक लेखांकन विधि। सेंट्रल बैंक ऑडिटिंग मेथड, the first method is of central bank auditing method and the second method is money multiplier method, यानी मुद्रा गुणक विधि, money multiplier method, मुद्रा गुणक विधि। So we'll try to understand these segments, these methods. The first method is central bank auditing method and it comprises of 3 methods. Number 1, केंद्रीय बैंक लेखांकन विधि की अगर हम बात करें तो यहाँ पर केंद्रीय बैंक का प्रथम कार्य समूह था, द फर्स्ट ग्रुप ऑफ सेंट्रल बैंक कार्य समूह, द फर्स्ट वर्किंग ग्रुप ऑफ सेंट्रल बैंक that was established in 1961, and the second one is केंद्रीय बैंक द्वितीय कार्य समूह, केंद्रीय बैंक का द्वितीय कार्य समूह एंड द्वितीय कार्य समूह, and this was 1977. This was established at 1977. And the third one is central bank third working group, यानी केंद्रीय बैंक का तीसरा कार्य समूह, तीसरा कार्य समूह, and it was established at 1997. So these were the 3 groups that measure the money supply of the economy. and the money supply में हम aggregators पढ़ेंगे, that is M1, M2, M3 and M4. and the number 1 is, we should cover the M1. what is M1? प्रैक्टिकली अगर हम देखें इसको, देखो एक चीज इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना कि आरबीआई क्या करता है, हमारी इकोनॉमी में मनी को इंजेक्ट करता है। सो आरबीआई ने मनी को इंजेक्ट किया, क्योंकि करेंसी जो इशू करता है वो कौन करता है? सेंट्रल बैंक, आरबीआई। और यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर इन्होंने क्या किया, इकोनॉमी में एक पैसे को इंजेक्ट कर दिया, मनी को इंजेक्ट किया। अब ये जो पैसा है ये हमारी इकोनॉमी में सर्कुलेट होता है अलग अलग फॉर्म में। कोई एफडी करा देता है, कोई गोल्ड खरीद लेता है, कोई प्रॉपर्टी खरीद लेता है, कोई बैंक में जमा कराता है, कोई पोस्ट ऑफिस में आरडी करा देता है, पोस्ट ऑफिस में जमा कर देता है, बैंक अकाउंट, बचत खाते में, अलग अलग, किसी के चालू खाते में है, किसी के बचत खाते में, और किसी के पास कैश भी है, घर में रखते हैं हम कैश भी। उन सभी को मेजर करने के लिए यहाँ पर जो हमारी मनी सप्लाई सर्कुलेट हो रही है, इस मनी सप्लाई को हमें मेजर करने के लिए यहाँ पर आरबीआई ने एग्रीगेटर्स यूज किए हैं, यानी इस आइडेंटिफाई करने के लिए आरबीआई ने 4 एग्रीगेटर्स यूज किए हैं, एंड दैट इज M1, M2, M3 एंड M4. These are the 4 aggregators of RBI.
नंबर 1, अब आपसे क्वेश्चंस में पूछिए जो पूछे जा सकते हैं वो क्या है कि M1 के अंदर क्या आता है और M1 है क्या, M डिनोट्स फॉर मनी, M2 डिनोट्स फॉर मनी, M2 एंड M3 एंड M4। तो 4 टाइप्स ऑफ मनी यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट की गई है। अब इन चारों जो एग्रीगेटर्स है उसको हम इमेज के थ्रू पढ़ेंगे और एक बार अगर आपको समझ में आ गया तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 1, सो M1 डिनोट्स फॉर कैश इन सर्कुलेशन। फर्स्टली हम हिंदी में लिख लेते हैं नगद प्लस बैंक की मांग जमा, बैंक की मांग जमा प्लस आरबीआई की अन्य जमा, आरबीआई की अन्य जमा। इट इज कॉम्प्लिकेटेड हिंदी, बट अगर आप इसको इंग्लिश में याद करते हैं तो ये बहुत इजी हो जाएगा। देन सीसी डीडी एंड ओडी। सीसी दैट इज कैश इन सर्कुलेशन, कैश इन सर्कुलेशन, कैश इन सर्कुलेशन, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक प्लस अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, ओडी, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, other deposit with RBI. So these are the aggregators. In short form, you can use this CC plus DD plus OD. This is N1. CC, DD, OD. एंड सीसी इज कैश इन सर्कुलेशन। बहुत सारा पैसा जो आपके हाथ में है उसको बोलते हैं जैसे नोट और सिक्के। कैश इन सर्कुलेशन नोट एवं सिक्के, क्योंकि हमारी जो स्टैंडर्ड करेंसी है हम यही यूज करते हैं, नोट एवं सिक्के। तो जो आपके हाथ में है पैसा एंड दैट डिनोट्स फॉर सीसी, दैट इज कैश इन सर्कुलेशन। एंड द सेकंड वन इज डिमांड डिपॉजिट विद बैंक। आपने जो पैसा जमा किया हुआ है उसको आप कभी भी डिमांड कर सकते हैं। डिमांड डिपॉजिट इज विद करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। सो दिस इज डिमांड डिपॉजिट विद बैंक। तो करंट अकाउंट में जो पैसा रखा हुआ है और सेविंग अकाउंट में जो पैसा रखा हुआ है वो भी आप इसको डिनोट करते हैं। एंड द अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, तो यहां पर हम कहेंगे आरबीआई का जो यहां पर रिजर्व अमाउंट है उसको हम देखेंगे रिजर्व अमाउंट। एंड द फॉर्मर गवर्नर का जो यहां पर करेंसी है, फॉर्मर गवर्नर, हमारे जो पुराने गवर्नर हैं, क्योंकि उन्होंने जो सेविंग्स रखी है वो लेके तो जाएंगे नहीं क्योंकि ये सेंट्रल बैंक की करेंसी है। तो फॉर्मर गवर्नर के द्वारा जो सेविंग्स की गई थी वो इसमें इंक्लूड की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर रिजर्व अमाउंट है जो कि आरबीआई की तिजोरी में रहता है, जिसमें हम फॉरेक्स को भी इंक्लूड कर लेते हैं। 200 करोड़ का जो मिनिमम रिजर्व है वो भी इसमें इंक्लूड होता है। तो ये अदर डिपॉजिट है आरबीआई की। आरबीआई की कौन सी डिपॉजिट है? अदर डिपॉजिट। तो सीसी प्लस डीडी प्लस ओडी। तो कैश इन सर्कुलेशन, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, एंड दिस इज फॉर M1. नंबर 2, M2. M2 इज डिनोट फॉर M1 प्लस और यहां पर हम कह सकते हैं सेविंग अकाउंट विद पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में जो आपका सेविंग अकाउंट है वो आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज M2, दिस इज M2। हिंदी में लिखें तो यहां पर हिंदी में लिख सकते हैं M2 इज इक्वल टू M1 प्लस डाकघर की बचत जमा, डाकघर की बचत जमा। तो इसमें आप वो पैसा भी आ जाएगा जो आपने पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट में रखा हुआ है, वो पैसा भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, डाकघर की बचत जमा। तो यहां पर सीसी डीडी ओडी तो है ही, सीसी डीडी ओडी देन पोस्ट ऑफिस, तो आपको पोस्ट ऑफिस भी रिमाइंड करना है। ठीक है, एंड दिस इज M2। एंड द थर्ड इज M3। M3 इज इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा M1 नॉट M2, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंक, TD, टाइम डिपॉजिट विद बैंक, बैंक की सावधि जमा। और सावधि जमा कौन सी होती है? जो आप एफडी कराते हैं, आरडी कराते हैं, वो आपकी सावधि जमा है जो आपने बैंक में एफडी करा रखी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं M3। M3 इज इक्वल टू M1 CCDD तो आएगा ही इसमें M1 वाला। ठीक है, यानी इसमें वो चीजें तो आएंगी जो हमने फर्स्टली लिखी थी CCDD तो ये इसमें भी है, इसमें भी है। तो यहाँ टाइम डिपॉजिट विद बैंक यानी बैंक की सावधि जमा, जिसमें एफडी और आरडी दोनों आ जाएगा। एफडी
प्लस RD, ये दोनों आ जाएंगे इसमें सावधि जमा में, टाइम के साथ जो आप जमा कराते हैं, फिक्स डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट. सो दिस इज M3 एंड द लास्ट वन इज M4. M4, what is M4? M4 is equal to M3 plus overall deposit with post office. Overall deposit with post office. Overall deposit with post office. यानी डाकघर की समझ जमा, पूरा डाकघर आ गया देखो यहाँ पर. तो M3 में क्या था? M3 में देखो ये सारी चीजें थी, CCDD OD प्लस FD, CCDD OD ये, और साथ में ये और ऐड कर दिया. तो इसको हम हिंदी में लिखें तो M4 इज इक्वल टू M3 प्लस डाकघर की समस्त जमा, डाकघर की समस्त जमा. तो दीज आर द 4 एग्रीगेटर्स ऑफ मनी सप्लाई. ये मनी सप्लाई के 4 एग्रीगेटर्स है. अब इसमें डाकघर में आपकी बचत, चालू सब आ जाएगा. एक्सक्लूडिंग क्या चीजों को हम यहाँ इंक्लूड नहीं करेंगे, तो यहाँ पर हम एक्सक्लूड कर देंगे इसके अंदर. डाकघर की बचत में बहुत सारे, जैसे सुकन्या समृद्धि खाता है, वो इसमें नहीं आएगा. तो सुकन्या समृद्धि खाता यहाँ से हम हटा देंगे. सुकन्या समृद्धि खाता क्योंकि बचत है, यहाँ पर इसको मनी सप्लाई में यूज नहीं किया जाता. तो सुकन्या समृद्धि खाता ये इसमें शामिल नहीं होगा. ठीक है, एक्सक्लूडिंग, इनको हम इंक्लूड कर देंगे. ओवरऑल डिपॉजिट में डाकघर होगा, बचत जमा होगी, लेकिन यहाँ पर सुकन्या समृद्धि खाता नहीं होगा. किसान बचत प्रमाण पत्र नहीं होगा. किसान ने अपनी जो सेविंग बॉन्ड बना रखे हैं, जारी कर रखे हैं, वो भी इसमें शामिल नहीं होगा. ठीक है, तो यहाँ पर किसान बचत कल्याण विकास पत्र यहाँ पर शामिल नहीं होंगे, जो वेलफेयर के लिए बॉन्ड जारी किए गए, क्योंकि ये मनी सप्लाई में बड़ी भूमिका अदा नहीं करते. तो ये एक्सक्लूड कर दिया जाएगा. सुकन्या समृद्धि या फिर कोई आपने सेविंग योजना के तहत आपने कोई खाता खुलवाया है, क्योंकि इस रकम की यूज मनी सप्लाई में नहीं किया जाता, इसलिए आप इस डाकघर की बचत जमा, डाकघर की समस्त जमा में से ही निकाल देंगे. तो समस्त जमा में आएगा क्या? आपका चालू खाता, बचत खाता, या फिर कोई और खाते हैं जो वो आ जाएंगे. बचत वो जो आपके योजना वाले खाते हैं वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होंगे. तो दिस इज M4. M3 प्लस ओवरऑल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस. तो आपको यहाँ पर क्लियर हुआ. तो सबसे पहले हमने मनी सप्लाई में यहाँ पर केंद्रीय बैंक लेखांकन मेथड के बारे में जाना, जिसमें ये जो हमने देखे ये सेकेंड ग्रुप के द्वारा अपनाए गए थे. ये M1, M2, M3, M4, तो ये सेकेंड ग्रुप के द्वारा अपनाए गए थे. तो सेकेंड कार्य समूह के द्वारा ये जो एग्रीगेटर्स है वो दिए गए. और तीसरा कार्य समूह, इसने M0 की अवधारणा दी थी. M0 के साथ साथ M1, M2, M3 एंड M4 ये सारे दिए थे. तो 1, 2, 3, 4 तो वही है, लेकिन M0 थोड़ा अलग है. तो मुद्रा गुणक विधि अलग है, जो मनी मल्टीप्लायर है, जिसमें व्यापक मुद्रा के साथ व्यापक मुद्रा बटे आधार मुद्रा ऐसे निकालते हैं मुद्रा गुणक. और व्यापक मुद्रा कौन सी होती है? व्यापक मुद्रा होती है M3 एंड आधार मुद्रा होती है M0. तो इसके बेस पर आप निकालते हैं मुद्रा गुणक विधि. तो मनी मल्टीप्लायर अलग है. हमने सबसे पहले केंद्रीय लेखांकन विधि के देखे. तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ध्यान रखना, M1 में CCDD OD आता है, और M2 के अंदर क्या आता है? M2 के अंदर M1 प्लस डाकघर की बचत जमा आती है, यानी सेविंग डिपॉजिट्स विद सेविंग अकाउंट या सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस आता है. उसके बाद यहाँ M3 में देखें तो M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंक, तो CCDD OD तो आ गया, प्लस RD FD भी आ जाएगा. और M4 अगर हम देखें तो यहाँ पर M3 यानी कि CCDD OD प्लस FD प्लस पोस्ट ऑफिस. ठीक है, तो ये 4 टाइप्स ऑफ करेंसी हमने यहाँ पर देख ली है. 4 टाइप्स ऑफ करेंसी. अब आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना है, ध्यान रखना कि अभी हमारा उत्कर्ष आज़ादी महोत्सव चल रहा है उत्कर्ष की एप्लीकेशन पर. उत्कर्ष की एप्लीकेशन भी आपने देखा होगा, थोड़ी बदल गई होगी, तिरंगे के रूप में दिख रही होगी. और 21 अगस्त तक आपको आज़ादी के जश्न के लिए 3 मल्टीप्लाई आपको ऑफर्स मिल रहे हैं. वैलिडिटी एक्सटेंशन भी मिल रहा है, और आपको 90% डिस्काउंट के साथ एक्स्ट्रा 13% डिस्काउंट भी मिल रहा है, क्योंकि अभी निर्मल सर जी का बर्थडे था तो उन्होंने 13% अलग डिस्काउंट दिया 13 तारीख की डेट के अकॉर्डिंग. तो अगर आप उत्कर्ष के एप्लीकेशन पर जाते हैं और आपको कोई भी ऑनलाइन कोर्स परचेज करना है, तो आपको इस स्वतंत्रता दिवस के हमारे आज़ादी के अब महोत्सव में 90% डिस्काउंट मिलने वाला है. और निर्मल सर के जन्मदिन के अवसर पर आपको 13% की अतिरिक्त छूट है, जिसमें आप NG 13 कूपन कोड का यूज कर सकते हैं. और अप टू 100% आपको रिवॉर्ड कॉइन्स भी मिलेंगे. ध्यान रखना, 1 रिवॉर्ड कॉइन इज 1 रुपीज. तो ये बहुत ही अच्छा एक इनोवेशन एप्लीकेशन पर आया है कि आप रिवॉर्ड्स ले सकते हैं, और इस रिवॉर्ड्स की राशि का प्रयोग आप टेस्ट सीरीज खरीदने में या कोई बैच परचेज करने में हेल्प कर सकते हैं. तो रिवॉर्ड्स कॉइन आपको रुपए के हिसाब से मिलेगा. कॉइन है ना, रुपए यहाँ पर आपको उस हिसाब से, आप उसको विड्रॉल नहीं कर सकते, लेकिन उसका एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं.
वैलिडिटी एक्सटेंशन पर भी 13% आपको एक्स्ट्रा ऑफ मिल रहा है। अगर आप वैलिडिटी एक्सटेंशन चाहते हैं तो 6 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ आप 15 अगस्त तक, है ना, यानी आज अगर आप इस ऑफर को लेते हैं तो आपको 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिल जाएगी। लेकिन आज के बाद लेते हैं तो ये आपका 21 अगस्त तक ऑफर वैलिड है, लेकिन वैलिडिटी आपको जो 6 महीने की एक्स्ट्रा मिल रही है वो नहीं मिल पाएगी। तो आज इस ऑफर का आप जरूर से जरूर लाभ उठाएं, क्योंकि ये बहुत ही शानदार ऑफर है और आजादी के अमृत महोत्सव पर आपको इस ऑफर का लाभ जरूर उठाना चाहिए और अपनी तैयारी को एक बहुत ही बेहतर उड़ान दे दीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।